तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 एजुकेशन में। तो आज के शानदार क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो संस्कृत के मॉडल सेट 1 है। इस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से 5 सेट प्रोवाइड किए गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और विजिट किया तो आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं। तो 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस हमारे 5 सेट को देख लीजिए। आज हम लोग संस्कृत का मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं, और साइंस, सोशल साइंस से हिंदी संस्कृत का हो गया है कुछ सेट और हो रहा है, और सब्जेक्टिव वाइज क्लास चल रहा है, और 12th के भी लाइव क्लास चल रहा है, क्रैश कोर्स जो कि 1 महीने में कंप्लीट तैयार कराया जा रहा है, और 10th का भी कंप्लीट तैयार कराया जा रहा है। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज आज के मॉडल सेट 1 को स्टार्ट करते हैं, जो कि खंड अ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मॉडल सेट 1 के देखने वाले हैं। तो मॉडल सेट 1 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद जो है यह किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र या व्याकरण शास्त्र या दंत शास्त्र या धर्म शास्त्र। तो उपनिषद जो है यह किस शास्त्र को प्रकट करता है, हमें बताना है। तो जो उपनिषद होता है यह दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। किसको? तो दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मंडूकोपनिषद या ईशावास्य या कठोपनिषद या कनोपनिषद। तो हमें बताना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। हमारे जो कि फर्स्ट चैप्टर संस्कृत में दिए गए हैं, इसमें 5 उपनिषद हैं। तो हमें बताना है किस उपनिषद जो सत्यमेव जयते हैं या किस उपनिषद से हैं। तो मंडूकोपनिषद, मंडूकोपनिषद उपनिषद से है जो सत्यमेव जयते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और भी एक क्वेश्चन है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित रहती है? तो किसकी गुफा में आत्मा निहित रहती है, हमें बताना है। तो जो आत्मा निहित रहती है वह जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित रहती है। आत्मा कहाँ निहित रहती है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में जो कि आत्मा निहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो है यह कब मनाया जाता है, हमें बताना है। वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में। तो हमें बताना है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव जो होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता भी होगा कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में है। सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, हमें बताना है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में दिए गए पटना, ऑप्शन बी में भोजपुर, और ऑप्शन सी में दिए गए पूर्णिया, और ऑप्शन डी में दिए गए दिल्ली। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है यह पटना में है। पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गया है कि एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? यमुना नदी या गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र या सोन नदी। तो एशिया महाद्वीप के सबसे लंबा पुल हमें बताना है। तो सबसे लंबा पुल जो है यह गंगा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तो गंगा नदी पर एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि मुद्रा रक्षक ग्रंथ में, मुद्रा रक्षक ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा रक्षक ग्रंथ में, मुद्रा रक्षक जो ग्रंथ दिए गए हैं इस ग्रंथ में किस शहर के प्राचीनता का संकेत है? तो किस शहर के प्राचीनता का संकेत किया गया है? मुजफ्फरपुर या भागलपुर या पाटलिपुत्र या रांची। तो आपके संस्कृत का जो बुक है उसमें एक ही चैप्टर है पाटलिपुत्र, जिसमें पटना का वर्णन किया गया है, पटना के प्राचीन के बारे में बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में पटना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा, अपनी रचना है काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया? पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया, हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, पतंजलि या वाणिनी या वाल्मीकि या राजेश्वर। तो किसने किया पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख? तो किसने किया? तो प्राचीन सरस्वती परंपरा का जो उल्लेख किए वो थे राजशेखर। राजशेखर ने प्राचीन संस्कृति परंपरा का उल्लेख किए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, राजशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी भी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि शिवधन उपासक में की संधि क्या होगी? शिवधन उपासक संधि में क्या होगी, हमें बताना है। तो शिवधन उपासक की संधि क्या होगी, हमें बताना है। तो शिवधन उपासक की संधि हो जाएगी शिवोपासक, शिवोपासक हो जाएगी। शिवधन उपासक शिवोपासक हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगा। शिवोपासक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शिवधन उपासक, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महानगरम में कौन सा समास है, हमें बताना है। तो महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम जहां भी दिखे महानगरम तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। महानगरम में कौन समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि
प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है, हमें बताना है प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है। तो प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है, हमें बताना है प्र उपसर्ग या प्रा उपसर्ग या परे या प्रति। तो प्राचीनतम, प्राचीनतम दिए गए हैं, तो प्राचीनतम में कौन उपसर्ग है, तो प्राचीनतम दिए गए हैं, तो प्राचीनतम में परा उपसर्ग हो जाएगा। जो शुरू में लगता है वह उपसर्ग होता है, जो लास्ट में लगता है वह प्रत्यय होता है। तो शुरू में लगा है परा, तो परा उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है हमें बताना है। तो सदैव जो शब्द है, सदैव इस शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है हमें बताना है। तो सदैव शब्द में जिन वर्णों की संधि हुई है वह वर्ण है आधन ई। आधन ई वर्ण का वह संधि हुई है, आधन ई, याद कर लीजिए, आधन ई वर्ण की संधि हुई है, जिससे सदैव में आधन ई वर्ण की संधि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, हमें बताना है बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी या तृतीय या सप्तमी या तो बिना के योग में जो विभक्ति होती है वह होती है तृतीय विभक्ति। बिना के योग में जो विभक्ति होती है वह तृतीय विभक्ति होती है। और इन सभी का संस्कृत के और हिंदी के सभी का शॉर्ट वीडियो मिलता रहता है हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि 10th 12th का कंप्लीट कोर्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धारे रुत मरड़ जो सूत्र है, सूत्र के उदाहरण से कौन वाक्य बन रहा है। धारे रुत मरड़ सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है हमें बताना है। तो धारे रुत मरड़ सूत्र का वाक्य होगा हमें बताना है। तो धारे रुत मरड़ जो सूत्र का उदाहरण हो जाएगा वह दिनेश सुरेशाय सह धारयति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिनेश सुरेशाय सतः धारयति जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, हमें बताना है मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। प्रथम में आ जाता है, प्रथमा में आ जाता है मुनि मुनि मुनया, और द्वितीय में आ जाता है मुनिम मुनि मुनाने मुनिना, और तृतीय के एक वचन में आता है मुनिना, और तृतीय के द्विवचन में आता है मुनिभ्याम, और तृतीय के बहुवचन में जो आता है वह आता है मुनि भी। तो मुनि भी हो जाएगा तृतीय के बहुवचन में मुनि भी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, मुनि भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीबती किस धातु का रूप है, बताना है पीबती किस धातु का रूप है। तो पीबती जिस धातु का रूप है वह पीब धातु का रूप पीबती हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साधो किस विभक्ति का रूप है। साधो किस विभक्ति का रूप है, आप लोग सभी विभक्ति पढ़ लीजिएगा। तो हमें बताना है साधो किस विभक्ति का रूप है। तो साधो जो विभक्ति का रूप है या सप्तमी विभक्ति का रूप है, किस विभक्ति का रूप है, तो सप्तमी विभक्ति का रूप है साधो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो कि लट लकार से है, इस धातु में लट लकार का रूप कौन सा है। हमारे पास 4 धातु दिए गए हैं, इस धातु में हमें लट लकार का रूप बताना है। तो इसमें लट लकार का रूप कौन सा है, तो लट लकार का रूप अस्थि हो जाएगा। अस्थि लट लकार का रूप है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, अस्थि लट लकार का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विनीता में कौन सी स्त्री प्रत्यय है हमें बताता है। विनीता में कौन सी स्त्री प्रत्यय है हमें बताना है। तो विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 4 विकल्प आपके सामने। विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो विनीता में स्त्री प्रत्यय हो जाएगा टाप। टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। विनीता में कौन स्त्री प्रत्यय है, तो टाप स्त्री प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हन धन कत्वा में कौन सा पद बनेगा। हन धन कत्वा से कौन सा पद बनेगा हमें बताना है। तो हन धन कत्वा से कौन सा पद बनेगा। संस्कृत का शब्द थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आराम से पढ़िएगा। हन धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा हमें बताना है। तो हन धन कत्वा से जो शब्द बनेगा हंतव्यम बनेगा। क्या बनेगा, तो हंतव्यम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंतव्यम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मूलधन ठक से कौन पद बनेगा। मूलधन ठक से कौन सा पद बनेगा हमें बताना है। तो मूलधन ठक से कौन सा पद बनेगा, तो मौलिक पद बनेगा। मूलधन ठक से मौलिक पद बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, मौलिक पद बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है हमें बताना है। तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है हमें बताना है। तो लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन का जो रूप होता है अपतत हो जाएगा, अतपत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अतपत हो
जाएगा लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप अतपत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पद में प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? इस पद में जो प्रीतम है, प्रीतम है, इस पद में प्राकृतिक प्रत्यय हमें बताना है क्या होगा। तो प्रीतम में प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? तो प्रीतम में जो प्राकृतिक प्रत्यय होता है पाधन त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रीतम में पाधन त प्रत्यय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द में दा प्रत्यय हमें बताना है। तो किस शब्द में दा प्रत्यय है? चार विकल्प आपके सामने है। तो जिसमें अंत में लगता है वह प्रत्यय होता है। तो किस में दा लगा है? क्वेश्चन दिए गए हैं दा प्रत्यय, तो किस शब्द में दा लगा है हमें देखना है। तो जो दा लगा है एकदा में दा लगा है, तो इसमें दा प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि धर्मांतरम का सही विच्छेदन क्या होगा? धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही विच्छेदन क्या होगा हमें बताना है। तो धर्मांतरम का जो सही विच्छेदन होता है धर्म धर अंतरम, धर्म धन अंतरम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। धर्म धन अंतरम होता है धर्मांतरम का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस पद में अव्ययी भाव समास है हमें बताना है। तो किस पद में अव्ययी भाव समास है? चार विकल्प आपके सामने है। तो इसमें से किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो जो अव्ययी भाव समास होता है वह हो जाएगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। समास प्रत्यय उपसर्ग ये सभी लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, कोई भी वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आलसियों के प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता है? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता है? चार विकल्प आपके सामने है। विद्यापति, वीरेश्वर, अलसशाला के कर्मचारी, मिथिला के राजा। तो आलसियों के प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता है? तो आलसियों के प्रतिदिन जो इच्छा भोजन दिलाते हैं वह है वीरेश्वर। वीरेश्वर आलसियों के प्रतिदिन इच्छा भोजन दिलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। वीरेश्वर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तर्क्यते या दसवीं गृह है अग्निर्लग्नो अस्ति। अल्स कथा पाठ में यह उक्ति है, अल्स कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है हमें बताना है। तर्क्यते या दसवीं गृह है अग्निर्लिहतो अस्ति, अग्निर्लग्नो अस्ति, यह जो अर्थ कथा पाठ में है यह किसकी युक्ति है हमें बताना है। तर्कीयते यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, तो यह किसकी वाक्य है हमें बताना है। तो इस पाठ में किसकी उक्ति है? प्रथम आलसी की या तीसरे आलसी की या दूसरे आलसी की या चौथे आलसी तो किस आलसी का यह युक्ति है? कौन आलसी यह बात बोले? तो यह जो बात बोले वह आलसी कौन थे? तो दूसरे आलसी की यह बात है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप में से बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट जानते ही हैं कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो स्त्री का रक्षक कौन होता है हमें बताना है। पति होता है या पुत्र होता है या पिता होता है या छात्र होता है या भाई होता है, भाई होता है। तो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का जो रक्षक होते हैं स्त्रियों का पति होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्त्रियों के पति उसके रक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि याज्ञवल्क्य में आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य में आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी हमें बताना है। तो याज्ञवल्क्य में आत्महत्या की शिक्षा किसको दी थी? तो वह जो दी गई थी शिक्षा मैत्रेय को दी गई थी, मैत्रेय की दी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए मैत्रेय की दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? चार महाकाव्य का नाम आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो किस महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की है हमें बताना है। तो गंगा देवी ने जिस महाकाव्य की रचना की है वह है मधुरा बीजम। मधुरा बीजम महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे यह कहाँ के राजा थे हमें बताना है। काशी के राजा थे या दरभंगा के राजा थे या चित्तौड़गढ़ के राजा थे या विजयनगर के राजा थे? तो हमें बताना है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा अच्युत राय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि स्वडर्पवर अस्पर्ध मार्गे स्वडर्पवर अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा जाता है? स्वडर्पवर अस्पर्ग मार्ग भूते किस देश को कहा जाता है? तो यह जिस देश को कहा जाता है वह देश है भारतवर्ष। भारतवर्ष को कहा जाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, भारतवर्ष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत है? सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत है हमें बताना है। तो सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो यह जिस संस्कार के अंतर्गत होता है वह जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत होता है। सीनतोयनम
जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए जन्म पूर्व संस्कार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कार शैशव संस्कार में कितने संस्कार होते हैं। तो शैशव कितने संस्कार हैं हमें बताना है। तो शैशव संस्कार में जो संस्कारों की संख्या होती है, शैशव संस्कार में टोटल 6 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार में कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से अक्सर लड़का और लड़की जानते ही हैं, तो इसमें से कोई ऐसा लड़का नहीं होगा कि वह नहीं जानता है इस क्वेश्चन का जवाब। कन्यादान किस संस्कार में होता है, कन्यादान किस संस्कार में होता है हमें बताना है। तो कन्यादान जो होता है यह विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है हमें बताना है। तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास करने वाले कौन है, तो अधम है। अधम है जो कि अविश्वासी पर विश्वास कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सुखावह, सुखावह क्या है, सुखावह क्या है हमें बताना है। तो सुखावह क्या है, तो सुखावह जो होता है वह एक प्रकार के अहिंसा है। क्या है, तो अहिंसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोहर में कौन सी संधि है हमें बताना है। तो मनोहर में कौन सी संधि है, स्वर संधि या व्यंजक संधि या विसर्ग संधि या पूर्व रूप संधि। तो हमें बताना है मनोहर में कौन सी संधि है। तो मनोहर में कौन सी संधि है, तो मनोहर में जो संधि होता है वह कौन सी संधि है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो मनोहर में जो संधि होता है विसर्ग संधि होता है। कौन सा संधि भी, तो विसर्ग संधि होता है मनोहर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए 40 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है हमें बताना है। किस में प्रति उपसर्ग नहीं है हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर दिए गए हैं कि प्रत्येकम, ऑप्शन बी में दिए गए हैं प्रतिदिनम, ऑप्शन सी में दिए गए प्रतियोगिता और ऑप्शन डी में दिए गए प्रभावम। तो किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है हमें बताना है। तो प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग नहीं है, प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं आपके सामने, सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि सचिवानम आलय, सचिवानम आलय में अस्मत् पद क्या है, समस्त पद क्या है। सचिवानम आलय में समस्त पद क्या है हमें बताना है। तो सचिवानम आलय में समस्त पद क्या है, तो सचिवानम आलय में जो समस्त पद होता है वह सचिवालय हो जाएगा। सचिवालय हो जाएगा सचिवानम आलय में समस्त पद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक जिस समास का पहला पद होता है वह द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे चरमोहाने, इसमें 4 आ रहा है, 4 मोड़ों का समूह को कहते हैं चरमोहाने। तिरमोहाने, 3 मोड़ों के समूह को कहते हैं तिरमोहाने। तो इसमें पहले संख्या आ रहा है, तो यह कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्तपत्राणि पतन्ति, वृत्तपत्राणि पतन्ति वाक्य में वृक्षात पद में, वाक्य में वृक्षात पद में पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है हमें बताना है। तो इसमें जो पंचमी विभक्ति है वह अपादान पंचमी से हुई है। अपादान पंचमी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, अपादान पंचमी से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया के आधार कौन सा कारक होता है। क्रिया के आधार कौन सा कारक होता है हमें बताना है। तो क्रिया के आधार कौन सा कारक होता है, तो क्रिया का आधार जो कारक होता है वह करण कारक है। करण कारक क्रिया के आधार का कारक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्यायाम किस शब्द का रूप है हमें बताना है। तो व्यायाम किस शब्द का रूप है। तो व्यायाम किस शब्द का रूप है, 4 विकल्प आपके सामने है। तो व्यायाम जिस शब्द का रूप होता है वह अस्मद शब्द का रूप है व्यायाम। अस्मद शब्द का रूप क्या है, तो व्यायाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जेस्यति किस लकार का रूप है। हमें बताना है कि जेस्यति किस लकार का रूप है। लट लकार, लोट लकार, लड लकार, लिट लकार। तो जेस्यति किस लकार का रूप है। तो जेस्यति जो है लट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है, तो लट लकार का रूप है जेस्यति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस पद में 3 प्रत्यय है। किस पद में 3 प्रत्यय है हमें बताना है। तो किस पद में 3 प्रत्यय है, तो गति पद में 3 प्रत्यय है। किस पद में, तो गति पद में 3 प्रत्यय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट और भी एक क्वेश्चन है।
लघुरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, लघुरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है हमें बताना है। लघुरतम में जो तद्धित प्रत्यय होता है वह कौन सा है हमें बताना है। तो लघुरतम में तरप तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। कौन तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, तो तरप तद्धित प्रत्यय, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी होती है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपको बता दें इस मॉडल सेट में हम लोग टोटल 48 क्वेश्चन सोल्व किए, और इस मॉडल सेट के पीडीएफ में आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन का आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का फोटो आप मेरे पास शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करना है, और 50 में से आप कितना सही बनाते हैं तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 50 में कितना आपका सही हो रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।